टेक्निकल पता है आपको कहाँ से स्लाइड आगे बढ़ाना है? आवाज बुला लेता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। आजादी का अमृत महोत्सव प्लस राष्ट्रीय पोषण माह का जो सेलिब्रेशन का लेक्चर सीरीज का दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। तीसरा लेक्चर जो है वो स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशन इन चिल्ड्रन एडोलेसेंट है। आपके सामने आज इस पे व्याख्यान आएगा डॉक्टर मोहम्मद फहद का। डॉक्टर मोहम्मद फहद पीजी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात में, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो आज वेबिनार के थ्रू पूरे स्टेट से जुड़े हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं या आईसीडीएस टीम है, उन सबका खैर मकदम इस प्रोग्राम में, और साथ ही कॉलेज से जुड़े हुए जितने स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, पीजी स्कॉलर्स, आप सब म्यूटेड रखें अपने जो आपकी तरफ साइड है उसमें आवाज को म्यूट रखें, वीडियोस ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। अगर बाहर कहीं है तो आप उसको ऑफ रखें। आखिर में जब ये इनका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे जो भी क्वेरीज आप कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर मोहम्मद फहद को कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। डॉक्टर फहद। Respected guests and principal, teachers and dear friends, ये जो पोषण माह जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस सेलिब्रेशन में आज जो मुझे प्रेजेंटेशन देना है, ये बहुत बर्निंग टॉपिक है कि हर घर की ये परेशानी है कि आखिर बच्चों को डाइट कैसा दिया जाए। कहाँ से? तो स्पेसिफिक डाइट जो बच्चों में जरूरत है, चिल्ड्रेन और एडोलेसेंट में, आज इसी टॉपिक पे मेरा प्रेजेंटेशन है। न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व यानी पोषक आहार बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का जो स्टेज होता है वो ग्रोइंग स्टेज होता है, और इस ग्रोइंग स्टेज में शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे बच्चों का बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है अगर हम इसको एडल्ट से कंपेयर करें तो इसी वजह से यहाँ पे पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हर स्टेज में बच्चों के हर स्टेज में ये डिफरेंट पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि न्यूट्रिशन यानी पोषक आहार की पोषक तत्वों की क्यों जरूरत है। प्रॉब्लम चल रहा है।
तो जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है बच्चों में, सबसे ज़्यादा बच्चों में इस वजह ज़रूरत है कि जो डेली एक्टिविटीज़ है इनकी, जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी की नीड है, उस एनर्जी की नीड को इसमें से पूरा हो सके। दूसरी चीज़ ये है मेंटेनेंस ऑफ ऑल बॉडी फंक्शंस, यानी जो बॉडी शरीर से निकलने वाले जितने भी सारे फंक्शंस हैं उनको अच्छी तरह से मेंटेन किया जा सके, और बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक तौर पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो हो सके। और अगर पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं मिलेंगे तो अगर बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट अगर हो भी गया तो हो सकता है वो मानसिक तौर पे वो कुंद रह जाए, जिसकी वजह से वो आगे की जो लाइफ है, जो आगे का जो कैरियर है, उसमें उनके लिए, उन बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। और ये ऐसे बच्चे जो है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है, तो बच्चों के अंदर जितना अच्छा ग्रोथ होगा उतना ही ज्यादा हमारे देश के लिए वो फायदेमंद होगा। उसके अलावा इसकी जरूरत इस वजह से पड़ती है कि बहुत तरह की, अगर हमारे आहार में या हमारे खान पान में अगर पोषक तत्व मौजूद हैं तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर रोग से लड़ने की एक प्रतिरोधक क्षमता आती है। कि बहुत तरह से जो बीमारियां हैं जो हमारे इन्वायरमेंट यानी हमारे आसपास की वजह से, बहुत सारे इन्फेक्शियस जो ऐसे रोग हैं जो छूने से या फिर हवाओं से संक्रमण की वजह से फैल सकता है, उन सारे रोग से बच्चों के अंदर एक लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। और अगर बच्चों के अंदर अगर किसी तरह से कोई बीमारी हुई तो वो बहुत जल्द वो ठीक भी हो जाएंगे और किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगा। क्योंकि बच्चों की जो नीड्स है, बच्चों की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है, उनका जो आहार है वो एडल्ट के कंपैरिजन में एकदम अलग है। इसी वजह से मैंने इसको डिफरेंट एजेस में क्लासिफाई किया है, अलग अलग एज ग्रुप के, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 4 एज ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया गया है, 0 से लेकर के 6 माह, 6 माह से लेकर के 2 साल तक के बच्चे, और 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे, और 11 से लेकर 16 साल तक के बच्चे। जीरो से लेकर 6 माह तक के जो बच्चे हैं, इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, यानी इसमें सिर्फ माँ का दूध दिया जाना चाहिए। क्योंकि माँ का दूध जो है वो बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। बच्चों के अंदर 6 माह तक किसी आहार की कोई जरूरत नहीं, कोई ऊपरी आहार देने की जरूरत नहीं है, कोई कम्प्लीमेंट्री डाइट्स देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए जो सबसे बेस्ट है, सबसे सुटेबल है, वो माँ का दूध है। जालिनूस, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इन्होंने भी इस चीज को कहा है कि इट इज द बेस्ट डाइट फॉर द चिल्ड्रेन, बेस्ट डाइट फॉर द चिल्ड्रेन इज द मिल्क ऑफ मदर, यानी बच्चों के लिए जो सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वोत्तम आहार है, वो माँ का दूध है। अब यह है कि इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम कहते हैं जब माँ फीडिंग स्टार्ट करती, जब माँ फीडिंग स्टार्ट करती है तो उस वक्त जो सबसे पहला दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, और उसके अंदर बहुत तरह के मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि हम बाहर से सप्लीमेंट देके पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उसको डिस्कार्ड ना किया जाए बल्कि वहीं से फीडिंग स्टार्ट किया जाए। बाज घरानों में या बाज जगहों में होता है कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसके बाद फीडिंग स्टार्ट की जाती है, जो कि गलत रिवाज है, गलत तरीका है, उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। अगर किसी वजह से माँ का दूध पूरा नहीं हो पा रहा है या दूध में कमी हो रही है तो माँ को अपनी ग़िज़ाओं में जो है, अपनी आहार में जो है, उसमें गाजर है, गाजर के बीज हैं, जीरा है, सौंफ है, और इस तरह के जो दूसरे जो घरेलू चीजें हैं उसको शामिल करनी चाहिए। माँ को अपने आहार में जो है वो लिक्विड डाइट्स में जैसे दाल आ गया, और भी जो दूसरे और लिक्विड डाइट्स हैं उसको अपने शामिल करना चाहिए। या फिर जो हमारे अनाज हैं जो हमारे घरों के अंदर अवेलेबल होते हैं, इसमें गेहूं है, जौ है, ओट्स है,
इनका सूप बना करके माँ को दिया जाए, ताकि जो माँ के दूध में जो कमी आ रही है उस कमी को पूरा हो सके और बच्चे को संपूर्ण आहार मिल सके। माँ के लिए एक बात ख्याल रखने की जरूरत है कि माँ अगर भूखी हो या फिर फास्टिंग में हो तो फिर माँ को बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। यानी ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि माँ को खुद आहार की जरूरत है और वो बच्चों को पूरी तरह से वो एक संतुलित आहार बच्चे को नहीं मिल पाएगा। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है जिस वक्त माँ का दूध बच्चों के लिए अवेलेबल ना हो, या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गया जिसको हम, तो वैसे कंडीशंस में अगर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो कोशिश करें कि बकरी का दूध मिल जाए तो बेस्ट है। अगर वो भी ना मिले तो फिर गाय का दूध दिया जा सकता है। इसमें एक बात ख्याल रखने की जरूरत है कि अगर हम बाहर से दूध दे रहे हैं तो वो हाइजीनिक हो और उसको अच्छी तरह से बॉईल करके बच्चों को दिया जाए, ताकि उसके अंदर जो कीटाणु वगैरह हैं वो बच्चों को अफेक्ट ना कर सके। ये तो बात थी कि 6 माह तक के बच्चों के लिए आहार की बात। अब 6 माह के बाद जो है बच्चे को ऊपरी आहार देने की जरूरत होती है। इसमें चूंकि बच्चों का बहुत जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है बच्चों का, वो बहुत तेज होता है, तो सिर्फ माँ का दूध अब बच्चों के खुराक को या बच्चों के आहार को पूरा नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से ऊपरी आहार देने की जरूरत पड़ती है। अगर ऊपरी आहार नहीं दी गई तो बच्चों के अंदर बहुत तरह के कुपोषण डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो शारीरिक या मानसिक विकास है वो रुक सकता है। तो माँ के दूध के साथ साथ यानी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ स्तनपान के साथ साथ जो है ऊपरी आहार को भी इसमें शामिल किया जाए। और ये अगर माँ का दूध साथ साथ चल रहा है तो ऊपरी आहार 3 बार बच्चे के लिए काफी होता है। और अगर माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसमें ऊपरी आहार जो है वो 5 बार दिया जाए। ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब ऊपरी आहार देने की बात होती है तो घर के अंदर लोग परेशान होते हैं, खासतौर से माएँ परेशान होती हैं कि आखिर बच्चे के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। जो ऐसा इस तरह के स्ट्रेस कंडीशन यानी इस तरह से परेशानी की कोई बात नहीं है, कोई स्पेशल फूड्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। जो घर के अंदर सारे घर के मेंबर्स ले रहे हैं, जो हमारे घर के अंदर अवेलेबल है, हम उसी में से बच्चे के लिए डाइट हम बना सकते हैं, बच्चे को आहार दे सकते हैं। ख्याल इस बात का यह रखना है कि बच्चों के लिए जब तैयार किया जाए खाना, जब बच्चों के लिए आहार तैयार किया जाए तो उस वक्त जो है उसमें बहुत ज्यादा साल्ट की मात्रा कम से कम हो। और जब हम ऊपरी आहार शुरू करें तो उसमें सबसे पहले जो अनाज में आता है वो चावल, राइस से स्टार्ट करें। बहुत ज्यादा ये एकदम नर्म हो, बहुत ज्यादा मैसा हुआ हो। उसके बाद इसमें जो है ओट, जिसको जई भी कहते हैं, उसको शामिल किया जाए। फिर उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद इसमें जौ यानी बार्ली को शामिल किया जाए। फिर उसके बाद जो है पीज है यानी मटर है, गाजर है, इनको शामिल किया जाए। और फिर ग्रेजुअली जो है इसमें सब्जियों के बाद जो है फिर फलों को शामिल किया जाए। इसमें खास बात ख्याल रखने की जरूरत ये पड़ती है कि जब बच्चे को हम ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चों को बहुत ज्यादा वैरायटी की जरूरत है कि एक साथ उसको अनाज भी खिला रहे हैं, फल भी खिला रहे हैं, सब्जी भी खिला रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो इनको बहुत ज्यादा वैरायटीज एक साथ देने की जरूरत नहीं है। इसमें जब हम शुरुआती स्टेज में जब हम शामिल करना शुरू करें तो कोशिश करें कि एक डाइट को, एक फूड को एक बार दें। और उसके बाद औकात क्या होता है कि किसी किसी फूड से बच्चे को एलर्जी होती है। अब अगर बहुत सारे फूड्स अगर एक साथ शामिल कर दिए जाएंगे तो बच्चे को किस चीज से, किस फूड से एलर्जी है ये पता नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से बेहतर ये है कि उसमें पहले एक फूड को 2-3 दिन चलने दें। अगर कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिर दूसरे फूड को शामिल किया जाए, फिर तीसरे फूड को शामिल किया जाए। इस तरह से ग्रेजुअली उसको डिफरेंट फूड्स को उसमें शामिल करने की जरूरत है। अब इसमें एक चीज आती है कि बच्चे का जो फीडिंग स्किल्स है
क्योंकि जाहिर जब बच्चा ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़ा होगा तो बहुत सारे उसके स्किल्स, बहुत सारी चीजें उसके अंदर डेवलपमेंट आनी शुरू हो जाते हैं। जैसे 6 से 7 माह का अगर बच्चा है तो उसको सबसे पहले नए टेस्ट, नया स्वाद उसको चखाया जाए, जिसमें कि जो घर के अंदर जो चावल है उसको अच्छी तरीके से उसको एकदम मैश कर दिया जाए, और उसके बाद उसके अंदर आयरन अगर फोर्टिफाइड हो सकता है, घर के अंदर जैसे गुड़ वगैरह मौजूद होता है उसको शामिल करें। जब 7 से 9 माह का जब बच्चा हो जाता है तब ये हल्के सपोर्ट के साथ, हल्की मदद के साथ ये बैठना शुरू करता है। उस वक्त फिर उसके आहार के अंदर सब्जियां और फ्रूट्स को शामिल करें। जब 10 से 12 माह का बच्चा होता है तो ये खड़ा होने लगता है, और खड़ा होने के बाद उम्मूमन देखा कि वो प्लेट्स की तरफ या खाने की तरफ हाथ को बढ़ाता है। ऐसे कंडीशन से जो हमारा टेबल फूड है, यानी जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घरों की चीजें हैं, उसको दिया जाए ताकि उससे फीडिंग कराई जाए। 12 से 18 माह का बच्चा जो है वो अब फ्रीली इंडिपेंडेंट होता है, वो घूमने लगता है, खुद से चल फिर सकता है। ऐसे कंडीशंस में अगर बॉटल फीडिंग तो ऐसे तो कराना ही नहीं चाहिए, अगर बॉटल फीडिंग करा भी रहे हैं तो बॉटल फीडिंग को बंद कर दिया जाए और उसके बाद स्पून से फीडिंग कराई जाए इस बच्चे को। जब बच्चा 2 साल का हो जाए तो बच्चे को खुद इंकरेज किया जाए कि वो खुद से फीडिंग करे। आज घरों में देखा गया है कि ये बच्चे मतलब जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो फीडिंग कराते रहते हैं काफी उम्र तक। तो कोशिश किया जाए कि जब बच्चा 2 साल का हो जाए तो उसको इस बात के लिए इंकरेज किया जाए कि वो खुद से खाना खाना शुरू करे, खुद से फीडिंग करे वो। अब ये कुछ मील्स हैं जिनकी डिफरेंट एजेस में डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। जैसे 6 से अगर 8 माह का बच्चा है तो उसमें जो हम उसको आहार दे रहे हैं वो पूरी तरह से मैश किया हो ताकि वो आसानी के साथ हजम हो सके, डाइजेस्ट हो सके। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 3 मील देना है, उससे ज्यादा ना दे ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। और इसमें जो मिकदार होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो 2 से 3 चम्मच के आसपास होगी। 9 से 11 माह का जब बच्चा है तो इसको बहुत अच्छी तरीके से फाइनली चॉप किया हो, बहुत बारीक कटा हुआ हो, या फिर मैश किया हुआ फूड्स हो, वैसे आहार को इसमें शामिल किया जाए। इसकी जो मील की फ्रीक्वेंसी है 6 से 8 माह के बच्चों के मुकाबले में बढ़ जाएगी। वहां 2 से 3 मील्स था, यहाँ से 3 से 4 मील्स हो जाएंगे। और इसकी जो क्वांटिटी होगी वो जनरली जो हमारे घरों के अंदर जो प्याला होता है 250 ml का प्याला होना चाहिए, उससे आधा प्याला दें। 12 से 24 माह का जो बच्चा होगा उसको जो दें वो भी जो घरों के अंदर जो हमने जो दूसरे मेंबर्स के लिए, फैमिली के दूसरे मेंबर्स की जो खाना बना है वो उसमें शामिल कर सकते हैं। मील्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसमें 3 से 4 मील्स होंगे। उसके साथ साथ इसमें हल्का फुल्का आप नाश्ते को शामिल कर सकते हैं, डिपेंड करेगा बच्चे के एपेटाइट के ऊपर, बच्चे की भूख के ऊपर। अगर बच्चे को भूख लग रही है तो उस मील्स के बीच में हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं। बाहर के स्नैक्स ना दें, बल्कि जो घर के अंदर जो चीजें बनी हुई है उसको दें। इसमें उसी प्याले के हिसाब से दें, 3/4 प्याला हर मील में देना है बच्चे को। ये तो वो फ्रीक्वेंसी है, ये वो अमाउंट है, वो मिकदार है जो अगर बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तब। अगर बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है तो फिर उसमें या तो बाहर से 1 से 2 कप दूध शामिल कर दें, और अगर वो शामिल नहीं हो सकता है तो फिर 1 से 2 मील हर एज ग्रुप में बढ़ा देना है। अब जब बच्चे 2 से आगे हो जाए, 2 से 10 साल के बच्चे हो जाए, तो इसमें घर का बना हुआ खाना दें। उम्मन बाहर की चीजें एकदम अवॉइड करनी है, बाहर की चीजें एकदम नहीं देनी है। बच्चों को शुरू से आदत लगा दी जाती है कि बाहर के टॉफी, बाहर के लेज, स्नैक्स वगैरह जो बाहर से चीजें ला करके बच्चों को दी जाती है। हर घर में देखा गया, गरीब से गरीब हो उसमें भी बच्चों को बचपन से टॉफी की या बाहर की चीजों की आदत लगाई जाती है, जो कि बच्चे के लिए हर एतबार से हानिकारक है। घर की बनी हुई चीजों की आदत लगानी है, घर की बनी हुई चीजें दें। उसमें वेजिटेबल्स को, खास तौर से जो पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, बंदा गोभी है, फूल गोभी है, इन सारी सब्जियों को उसमें शामिल करें, ताकि बच्चों को जब बहुत मुख्तलिफ तरह की सब्जियां होंगी, मुख्तलिफ वैरायटीज की सब्जियां होंगी, तो बच्चों को जितने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जरूरत है, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है, वो उसमें शामिल हो जाएंगे।
इसमें जो होल ग्रेन्स है यानी अनाज है उसको शामिल किया जाए, जो नट है जैसे चना है, मटर है, उसको शामिल किया जाए, दाल वगैरह जो है उसको शामिल किया जाए, क्योंकि दाल, सोयाबीन है, ये सब प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है और ये हमारे घरों में बहुत इजीली अवेलेबल है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को सेब खिलाएं, बल्कि जो मौसमी एतबार से जो आसानी के साथ हमारे घरों में फल मिल सकता है, आम के सीजन में आम मिल जाएगा, पपीता वगैरह आसानी से मिल जाता है, इन सबको उसको अच्छी तरह से मैश करके दिया जाए छोटे बच्चों को। अब ये एक आती है बात के बच्चों को जो हम खाना देंगे वो एक फूड पिरामिड होता है, उस पूरा फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग दे। ये फूड पिरामिड आपके सामने है, जिसमें आप देखें कि सबसे ज्यादा जो हमारे बच्चों के जो खाने की जो क्वांटिटी होगी उसमें सबसे ज्यादा सीरियल्स होने चाहिए, अनाज होने चाहिए। मुख्तलिफ तरह के अनाज हैं, जिस इलाके में जो अनाज मिलता है, खासतौर से हमारे यहाँ गेहूं है, चावल है, अब तो बाजरा वगैरह आसानी से नहीं मिल पाता, अगर वो मिल जाए तो बहुत रिच सोर्स है। इसमें कोशिश ये करनी है कि जनरली जो गेहूं का आटा वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो अब एक अमूमन एक ट्रेंड बन गया है जो हम लोग फाइनली प्रोसेस्ड जो पैकेट का आटा है उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसके हस्क यानी उसके अंदर जो चोकर की क्वांटिटी होती है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर कंस्टिपेशन यानी कब्ज डेवलप होता है। कोशिश करें कि अगर हम चक्की से आटा पिसवा सकते हैं या मिल से आटा पिसवा सकते हैं तो उसको पिसवा के घर में इस्तेमाल करें, नहीं हो तो कम से कम और जो आटे जो है वो चक्की वाला ही इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा इसमें फिर नेक्स्ट जो आता है अनाज के बाद जो सबसे बड़ी क्वांटिटी वो हमारी सब्जियों की है, कि इसमें सब्जियों को शामिल किया जाए, मुख्तलिफ तरह की सब्जियों को शामिल किया जाए। उमूमन बच्चों के अंदर फितरत होती है, बच्चों के अंदर एक आदत होती है कि आलू को वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आलू पे उनका सारा फोकस होता है, घर के अंदर आलू दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बहुत मुख्तलिफ सब्जियों का अगर टेस्ट शामिल नहीं होगा उसमें, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो मिनरल्स और विटामिन है उसकी कमी हो सकती है बच्चों के अंदर, जो उसके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए हर तरह की सब्जियों को उसमें शामिल किया जाए। उसके बाद जो है इसमें वहां से ऑफ कर दे किसी ने, देखो यहाँ पे आपका चल रहा है, ये तो चल रहा है। दस सेकंड पीछे से आप जी, फूड पिरामिड यही बात है। वहीं बन जाओ, यहाँ लाइट बड़ी कर दो। फूड पिरामिड की बात हो रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कनेक्शन लॉस हो गया था, तो फूड पिरामिड को डिस्कस कर रहे थे कि फूड पिरामिड में सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा जो है वो 30% के आसपास बच्चों के आहार में वो सीरियल्स होने चाहिए यानी अनाज होने चाहिए। उसमें मुख्तलिफ तरह के अनाज जो हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है, गेहूं है, चावल है, बाजरा वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उन सबको शामिल करें। इसमें एक बात ये थी कि जो आटा वगैरह, जो गेहूं का आटा जो पिसाया जाता है, वो पैकेट का आटा जनरली बहुत फाइनली हाईली प्रोसेस्ड होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो हस्क यानी भूसी वगैरह जो उसके चोकर है वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उमूमन आज एक बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर भी एक कंस्टिपेशन डेवलप होने की शिकायत आमतौर से है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे जो आहार है, हमारे जो फूड्स है, उसके अंदर फाइबर्स की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। कोशिश करें कि
खुद से आटा पिसवा लें, मील का आटा हो या चक्की का आटा हो, उसको इस्तेमाल करें। सीरियल्स की बात, जो एक सबसे बड़ी क्वांटिटी आती है वो वेजिटेबल्स की आती है। वेजिटेबल्स में हर तरह की सब्जियों को शामिल करें, उसमें खासतौर से पत्तेदार जो सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसको शामिल करें। बच्चों की एक अमूमन टेंडेंसी, एक आदत होती है कि वो आलू को ज़्यादा पसंद करते हैं, आलू पे उनका फोकस ज़्यादा होता है। आलू की वजह से वो दूसरी सब्जियों को नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स की, यानी बहुत तरह पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसी वजह से कोशिश ये की जाए कि उनके खाने में हर तरह की सब्जियों को शामिल किया जाए। सब्जियों के बाद जो एक बड़ी क्वांटिटी है वो फलों की है। फल के लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि हम बहुत महंगे फल इस्तेमाल करें, जो हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आसानी के साथ हम ले सकते हैं। मौसम के एतबार से जो मौसमी फल है वो सबसे बेस्ट है। तो जो हमारे मौसम में, जिस मौसम में, गर्मियों के सीजन में जैसे आम अवेलेबल है, आम को इस्तेमाल किया जाए। उसी तरह से पपीते हैं, अमरूद है, इनको इस्तेमाल किया जाए। केला है, बहुत सस्ता फल है बट बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है डिफरेंट मिनरल्स का, उसको शामिल किया जाए इसके अंदर। और अगर सेब वगैरह हम अफोर्ड कर सकते हैं तो सेब को शामिल किया जाए। सेब के बारे में कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। अगर रोजाना हम एक एप्पल को, यानी एक सेब को इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टरों से हमारा घर दूर रहेगा। उसके बाद जो क्वांटिटी है वो मीट, मांस, मछली, अंडा, इसको इस्तेमाल करें। कम से कम हफ्ते में एक बार जो है, अगर जो लोग मांसाहारी हैं, जो लोग शाकाहारी हैं, तो उनको चाहिए कि इसकी जगह पे जो प्रोटीन के दूसरे सोर्स हैं, जैसे सोयाबीन है, दाल्स है, दालों को शामिल करें। दाल में चने की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उसको शामिल करें। और जो लोग मांसाहारी हैं, मछलियों को इस्तेमाल करें, मीट को इस्तेमाल करें, अंडे को इस्तेमाल करें। और बच्चों को दूध की भी आदत लगाएं, दूध को भी उसके खानों में शामिल करें। और जो सबसे कम क्वांटिटी बचती है वो आती है वो फैट्स की, यानी जो वसा है, यानी जो जो हम ऑयल्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं, इस पे खासतौर से एक बात ख्याल रखने की जरूरत है। अभी मार्केट के अंदर जो रिफाइंड ऑयल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, रिफाइंड ऑयल को कोशिश करें कि ना, कम से कम इस्तेमाल करें, अगर हो सके तो उसको ना इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन के साथ आता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो सारी चीज़ें, लेकिन बहुत तरह के सर्वेज आए जिसमें ये सारी चीज़ें आई कि बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह है। इसमें अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो शुद्ध देसी घी को इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं हो सकता है तो कम से कम सरसों का जो तेल है उसको इस्तेमाल करें। अब ये एक थाली है जिसमें एक फिगर के जरिए से इसको बताने की कोशिश की गई है कि इसमें देखें आप तो सब्जियों की क्वांटिटी अच्छी खासी है। इसमें हर तरह की सब्जियां हैं, उसको इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद फल है। इसमें एक चीज जो है कि पानी की क्वांटिटी को भी हम, पानी की कमी की वजह से क्या होता है, भोजन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो पानी की क्वांटिटी, पानी की मिकदार अच्छी खासी उसमें शामिल की जाए। जूसेस वगैरह को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो प्रोटीन, चूंकि बच्चों का जो एज होता है वो डेवलपमेंटल स्टेज होता है, बच्चे बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं, प्रोटीन की सबसे रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन का जो रिच सोर्स है उसको इसमें, जैसे मछली है, मुर्गा है, दाल है, मांस है, इसको इसमें हम अपने भोजन में, बच्चों के भोजन में शामिल कर सकते हैं। ये कुछ न्यूट्रिशनल फूड्स हैं जो लोकली तौर पे हमारे घरों में अवेलेबल होती है, हम आसानी के साथ बना सकता है। जैसे खिचड़ी है, इसमें सब्जी वगैरह डाल दें तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। एक आम कंसेप्ट है कि बहुत महंगा होगा, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे तभी उसमें पोषक तत्व मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तरीका ये है कि उसको हम अपने घर में ढंग से प्रोसेस कर सकें। खीर को उमूमन हर घरों में खीर बनाया जा सकता है, खीर को शामिल करें। अगर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो तो शामिल करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं उससे। ये सूजी का हलवा उमूमन हमारे
घरों के अंदर बहुत ज़्यादा बनता है ये, इसको बच्चों के खाने में शामिल कर सकते हैं। देसी घी में बन जाए तो न्यूट्रिशन के साथ साथ उसके टेस्ट के अंदर, उसके स्वाद के अंदर भी इसमें बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा और बच्चे इसको पसंद करेंगे। वेज पुलाव है, हफ्ते में 2-3 बार इसको वेज पुलाव घर में बनाया जाए ताकि बच्चे को जब मुख्तलिफ वैरायटीज मिलेगी बच्चों को, बच्चों का टेस्ट बढ़ेगा और बच्चे घर के खानों की तरफ जो है इसमें आएंगे और बाहर के खानों से बचेंगे। अब जो 11 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं, नॉर्मली ये बच्चे या तो स्कूलों में होते हैं या फिर कॉलेजेस की तरफ मूव कर जाते हैं और यहाँ पे बच्चों की हड्डियों में मजबूती आने लगती है, बच्चों के मसल्स में मजबूती आती है, तो उसमें बहुत मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें आयरन है, विटामिन डी है, कैल्शियम है। इन सबको जो है फिर उस हिसाब से इनकी डोजेस को बढ़ाया जाए, खाने के मील्स को बढ़ाया जाए ताकि ये सारे इसमें पूरा हो सके। अमूमन जो 3 मील का रिवाज हमारे घरों में है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो ब्रेकफास्ट को स्किप करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्कूल का प्रेशर हो या पीयर ग्रुप का प्रेशर हो या किसी वजह से वो ब्रेकफास्ट को अवॉइड करते हैं। कोशिश ही की जाए कि ब्रेकफास्ट अवॉइड ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की नीड्स है, वो रिक्वायरमेंट्स है, वो मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि बच्चों का ब्रेन और बच्चों की जो शरीर है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वो होता है दिन के फेज में। अगर ब्रेकफास्ट अवॉइड हो गया तो वो एक लेथार्जी आएगी बच्चों के अंदर शारीरिक तौर पे कमी डेवलप होगी और हर मील के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप होना चाहिए ताकि वो खाना अच्छी तरीके से हजम हो सके। और इसमें वही सारी चीजें हैं, फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स के लिए वो सारी चीजें इस्तेमाल की जाए इसमें। ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं बच्चों के अंदर, वो होती है कि या तो बच्चों के अंदर भूख की कमी होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह जंक फूड होता है। जो हम बाहर के जंक फूड बच्चे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो बच्चों के अंदर एनोरेक्सिया डेवलप हो जाता है। कभी कभी को क्या होता है कि बच्चे बहुत हाई फैट डाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी डेवलप होने लगती है, उसको भी देखना है। जो ब्रेकफास्ट स्किपिंग हैबिट्स है, फॉल्टी ईटिंग बिहेवियर्स है, नाश्ते को छोड़ गए, नाश्ता नहीं किया, या फिर लंच लेके गए तो बहुत हल्का फुल्का लंच लेके गए, वैसे कंडीशन में कोशिश करना है कि अच्छी तरीके से नाश्ता कराया जाए बच्चों को। जो लंच दिया जाए उसमें भी बाहर की चीज़ें, जंक फूड इस्तेमाल ना किया जाए, समोसा वगैरह है, लिट्टी वगैरह है, ये सारी चीज़ें लंच में ना दिया जाए, बल्कि घर का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन दिया जाए बच्चों को। और फिर उसके बाद जो है रात के खाने को जो है बच्चों को थोड़ा सा अर्ली खिलाया जाए ताकि बच्चे के और रात के खाने और सोने के बीच में 1.5 घंटे का गैप हो जाए। अमूमन क्या होता है कि हमारे घरों के अंदर जो एक जनरल टेंडेंसी है कि लेट नाइट खाना और फिर फौरन सो जाना, उसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। पीयर इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के अंदर कि देखा देखी कि भैया वो स्नैक्स खा रहा है, वो लेज खा रहा है, वो चाउमीन खा रहा है, वो बर्गर खा रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो कोशिश के घर से काउंसलिंग की जाए, घर में बच्चों को समझाया जाए और घर के खाने को वैरायटीज चेंज करके बनाया जाए ताकि बच्चे बाहर के खानों की तरफ अट्रैक्ट ना हो। कुछ बच्चे जो है, कुछ ड्रग्स हैं, उसके ड्रग्स एब्यूज का शिकार हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऐसे कोशिश में इस तरह क्या होता है, जब स्मोकिंग होगी बच्चों के अंदर या फिर इन तंबाकू का सेवन अगर बच्चे करेंगे तो उनकी जो भूख के अंदर कमी आएगी और उस भूख की कमी की वजह से फिर वो घर में खाना नहीं खाएंगे, और अगर खा भी रहे थोड़ा बहुत, जो न्यूट्रिएंट्स जा रहा है वो पूरी तरह से बदन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बच्चों की उसकी कमी आती है। तो ये सारे जो इस पे ध्यान दिया जाए ताकि इसकी वजह से पोषक तत्वों में कमी ना आ पाए। अभी कुछ मशवरा है, कुछ एडवाइस है कि रेगुलर मील्स को फॉलो किया जाए, यानी टाइम पे बच्चों को खाना खिलाया जाए और कोशिश की जाए कि जब बच्चे को हम जब खाना खिला रहे हो तो उसमें एक आध चम्मच जो है वो घी, देसी घी को शामिल करें।
जहाँ पे जो हम खाना बना रहे हैं, जिस जगह पे खाना बनाया जा रहा है, वहां पे हाइजीन मेंटेन किया जाए। खाना बनाने से पहले हाथ को धोया जाए, साफ सफाई रखी जाए, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन डेवलप ना हो, कोई किसी तरह का संक्रमित रोग डेवलप ना हो। आज के बच्चों में जो एक ओवर टेंडेंसी है बन गई है कि क्योंकि खासतौर से यहाँ पे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, बिजी है वो अपने जॉब्स में, वो अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, तो बच्चे को छोड़ दिया, खाना दे दिया, बच्चे टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब तो मोबाइल आ गया, बच्चे मोबाइल में कार्टून देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज को डिस्कार्ड किया जाए। खाना खाते वक्त बच्चे खाना खाएं पूरे ध्यान के साथ। उसमें क्या कहता, ओवर ईटिंग होती है, टीवी वगैरह ना देखें। बाहर की चीजों को हम कम से कम घर के अंदर लाएं, प्रोसेस फूड ना हो, जंक फूड ना हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा रिवाज बढ़ा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स को जिसको डिस्कार्ड किया जाए, ताकि बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स को इस्तेमाल न किया जाए। उसके लिए घर के अंदर हम अपने बहुत सारे शरबत, बहुत सारे मशरूबात, बहुत सारे पेय पदार्थ हम घर के अंदर बना सकते हैं, जिसमें हमारे यूनानी सिस्टम के अंदर बहुत सारे मशरूबात, बहुत सारी शरबत मार्केट के अंदर आई हुई है। उसमें उन सारे शरबतों को घर के अंदर हम दें, ताकि बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक से बचें। थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। सवालों खैर से आप लोग करें प्रेजेंटेशन को लेकर।